हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस एग्जाम की प्रिपरेशन भी एकदम अच्छी चल रही होगी। और कल था 30 जून और कल था संडे, कल था मॉक टेस्ट वाला दिन जिस दिन हम RW पर मॉक टेस्ट देते हैं। और तो ऑब्वियसली मैंने कल ही अपना मॉक टेस्ट दे लिया था, लेकिन मॉक टेस्ट देने के बाद मुझे थोड़ा कुछ काम था जिसकी वजह से मैं व्लॉग तो नहीं बना पाई थी। लेकिन कल से ही मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी आपने मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं किया है, तो उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस हम आज करने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं कि अभी रिसेंटली टाइम में मैं क्या पढ़ रही हूँ, तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी सब्जेक्ट पर ध्यान दे रही हूँ अभी, तो सबसे ज़्यादा मैं रीजनिंग पर ध्यान देने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि रीजनिंग में मेरे काफ़ी क्वेश्चन मिस्टेक हो रही हैं। और अगर मैं बात करूँ जितने भी मैंने एक्चुअली में अपने मॉक टेस्ट दिए हैं RWA पर, मोस्टली मेरा रीजनिंग में काफ़ी कम स्कोर हो रहा है। तो रीजनिंग को मैं थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैं RWA पर नहीं, मतलब आई थिंक राहुल शर्मा सर की जो बुक है ना, तो उससे मैं अपनी रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो वहाँ से मैं रीजनिंग को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मैं GS वाला पार्ट पढ़ रही हूँ। उसके GS में मेरे पास जो कुछ नोट्स हैं, तो उन नोट्स को मैं रिवीजन कर रही हूँ नोट्स का। और बाकी मैं कुछ चीज़ें अलग से भी पढ़ रही हूँ, जो मैंने एक नई बुक मंगाई हुई है GK की, जो कि है अंकित भाटी सर की GK की बुक है, येलो कलर की बुक है। वहाँ से मैं GK वाला पार्ट पढ़ रही हूँ। और अगर मैं बात करूँ तो अभी इस रिसेंट टाइम में आई थिंक 1 वीक हो गया जब से मैंने हिंदी नहीं पढ़ी है, मतलब हिंदी वाला सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है और मैथ में कुछ नहीं पढ़ा है। मैथ और हिंदी में कुछ नहीं पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है सिर्फ रीजनिंग पढ़ी है और GK GS वाला पार्ट पढ़ा है, क्योंकि हिंदी में काफ़ी अच्छे से कर चुकी हूँ पहले। और अगर मैथ की बात करूँ तो मैथ भी मैं आई थिंक दो बार कर चुकी हूँ, मैं अपनी बुक से भी 2 बार कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो इसलिए अभी फिलहाल मैं सिर्फ रीजनिंग और GK GS वाले पार्ट पर ही ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी लेटली जो 1 वीक से मैंने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं मैंने आप सभी को बता दी हैं। हिंदी और मैथ में मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, जो सबसे ज़्यादा पढ़ा है वो है रीजनिंग और GK GS वाला पार्ट। और कल के मॉक टेस्ट की बात कर लेते हैं कि मॉक टेस्ट में क्या स्कोर रहा, कैसे कैसे क्या सब्जेक्ट डिफिकल्ट थे, क्या सब्जेक्ट ईजी थे। तो अभी देख लेते हैं कि मॉक टेस्ट में किस सब्जेक्ट में क्या क्या स्कोर रहा है। सबसे पहले अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में 34 क्वेश्चन मेरे ठीक हुए हैं और 3 क्वेश्चन जो हैं अनअटेम्प्ट हैं। और अगर बात करूँ जो 3 क्वेश्चन ये जो अनअटेम्प्ट है ना, ये क्वेश्चन वो थे जो होते हैं जो साहित्य वाला पार्ट था, हिंदी का जो साहित्य वाला पार्ट होता है। तो ये हिंदी का साहित्य वाला पार्ट थोड़ा सा अलग सा पूछा हुआ था सर ने, बाकी जितने भी व्याकरण वाला पार्ट था वो काफ़ी ईजी था, तो वो सभी क्वेश्चन हो गए थे। लेकिन हिंदी के सभी क्वेश्चन करने में मुझे कुल 7 मिनट लगी हैं, तो 34 क्वेश्चन 7 मिनट में हो गए थे। और आई थिंक इतना टाइम ठीक है, ये 7 मिनट का टाइम, और हम इससे थोड़ा कम भी टाइम ले सकते हैं, क्योंकि जितना हम ज़्यादा कोशिश करेंगे ना टाइम बचाने की, ये उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा रीजनिंग और मैथ के लिए, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। स्पेशली रीजनिंग वाले पार्ट को करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए हिंदी में मैंने सिर्फ 7 मिनट लिए हैं। और कुछ बच्चे बोल रहे थे लास्ट वाले जो मेरा ब्लॉग था, मतलब जिसमें मॉक टेस्ट का एनालिसिस किया था, कि इतना कम टाइम कैसे लेते हो ये और वो, कि मतलब क्या है। कभी कभी तो देखो होता है कि इधर का टाइम इधर जुड़ जाता है, वो कुछ मिस्टेक होते हैं जब हम उसको सेव नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो इधर वाला टाइम उधर काउंट हो जाता है। ऐसा कुछ मुझे लगता है, क्योंकि इतने कम टाइम में तो नहीं होते। लेकिन यहाँ पर मुझे 7 मिनट दिखा रहा था, आई थिंक इतना ही मुझे भी इतना ही ध्यान है कि मैंने इतना ही टाइम लिया था। मैंने बहुत जल्दी ये थे हिंदी वाला पार्ट, क्योंकि हिंदी का पार्ट डिफिकल्ट नहीं था अगर आप देखोगे, क्योंकि हिंदी का गद्यांश आपने देखा कितना ज़्यादा छोटा था। एक बार उस गद्यांश को पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो गए थे। तो हिंदी काफ़ी ज़्यादा इजी थी। बस अगर मैं उन 1-2 क्वेश्चन थे जो रचनाओं से पूछ रहे थे, हिंदी साहित्य का पार्ट थे, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बस वहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं किए थे, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता था उन सभी के बारे में। एक तो वो था कामायनी में कितने सर्ग हैं, और एक और रचना पूछी हुई थी शायद किसी की, तो ये वाला पार्ट मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने स्किप कर दिया था। हिंदी में मेरे 34 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, और ये क्वेश्चन जो मैंने किए 7 मिनट में किए हैं ये। और इसके बाद अगर मैथ की बात करूँ तो मैथ वाले पार्ट में मेरे 16 क्वेश्चन ठीक हुए हैं आज, जो कि काफ़ी कम है। मैक्सिमम मेरा जो स्कोर रहता है वो 18 या 19 के आसपास ही रहता है, लेकिन आज तो 16 ही क्वेश्चन ठीक हुए हैं। सिर्फ 16 क्वेश्चन है, 19 मिनट में ठीक हुए हैं। ये टाइम जो लगा है 19 मिनट लगा है। और अगर बात करूँ तो इसमें 2 क्वेश्चन मेरे गलत हुए आज, मैथ वाले पार्ट में 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, और जहाँ तक हो सकता है ना जरूर जल्दबाजी की वजह से गलत हुए होंगे मेरे। और 2 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट है मैथ के। तो मैथ के अगर मैं स्कोर की बात करूँ 16 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, जिसमें मैंने 2 क्वेश्चन गलत किए हैं और 19 मिनट का टोटल टाइम लिया है। तो मैथ वाला स्कोर आज कम रहा है मेरा, जिसकी वजह से मेरा स्कोर भी आज टोटल भी कम ही रहा है। और रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ, देखो अभी मैं बता ही रही थी आपको कि रीजनिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है मुझे इस टाइम पर, और रीजनिंग में मेरी मिस्टेक भी काफ़ी हो रही है। तो अगर मैं बात करूँ रीजनिंग में मेरे सिर्फ 44 क्वेश्चन ठीक हुए आज,
और 11 क्वेश्चन इनकरेक्ट हैं। यानी कि मैंने अटेम्प्ट तो सारे किए हैं, सारे क्वेश्चन, लेकिन 11 क्वेश्चन इनकरेक्ट हैं। और अगर टोटल टाइम की बात करूँ तो 47 मिनट मैंने लिए हैं यहाँ पर। तो 47 मिनट में मैंने सभी सोल्व किया। 44 क्वेश्चन ठीक हुए मेंटल एप्टीट्यूड के यानी कि रीजनिंग के। और इसके बाद पार्ट आता है जनरल अवेयरनेस वाला। जनरल अवेयरनेस में मेरे सिर्फ आज 21 क्वेश्चन ठीक हुए हैं। तो अगर मैं बात करूँ जीके वाले पार्ट में मेरा इतना स्कोर रहता है, 21 से 26 से 27 के बीच में ही रहता है हमेशा स्कोर। कभी ज्यादा हो सकता है, जब कुछ हम तुक्के लगा देते हैं वो ठीक निकल जाते हैं तो ज्यादा हो सकता है। अदरवाइज 21 से 20 मतलब 21 से लेकर 26 से 27 के बीच में रहता है मेरा स्कोर इसमें जीके वाले पार्ट में। तो 21 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, 6 क्वेश्चन गलत हैं, 11 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हैं। और अगर मैं बात करूँ तो इसको करने में मैंने 15 मिनट लिए। और जहाँ तक मुझे लगता है 15 मिनट मैंने नहीं ली होगी, मैंने कम टाइम लिया होगा, जरूर कुछ फिर से टाइम की गड़बड़ हुई है। मुझे लगता है हिंदी और रीजनिंग वाले पार्ट का टाइम कुछ मिक्स हुआ है जरूर, क्योंकि उधर मैंने 7 मिनट लिए हैं और इधर 15 मिनट लिए हैं। क्योंकि जीके वाला पार्ट तो ऐसा होता है कि आपको बस जो क्वेश्चन आता है फटाफट से टिक करो और नेक्स्ट पे चले जाओ। तो इसमें पता नहीं 15 मिनट कैसे लगी हैं। तो इतना ज्यादा टाइम नहीं लेना है। वैसे मुझे लगता है कि जो हमें जीके जो जीएस वाला पार्ट है, जो हिंदी वाला पार्ट है, उनको करने के लिए कम से कम ज्यादा से ज्यादा 8 या 9 मिनट में दोनों पार्ट खत्म होने चाहिए। नहीं सॉरी, एक पार्ट मतलब 8 या 9 मिनट में हो जाना चाहिए। यानी कि हमें जैसे जीके वाला पार्ट है तो ये आई थिंक 8 या 9 मिनट में पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसे ही हिंदी वाला पार्ट 8 या 9 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि जितना ज्यादा हम टाइम बचा पाएंगे यही टाइम हमें बेनिफिट करेगा। हम जब मैथ और रीजनिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं लेंथी, और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमें गोले भी नहीं भरने होते, लेकिन जब एक्चुअल पेपर होगा तो वहाँ पर हमें गोले भी भरने पड़ेंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको भरने में ना टाइम लगता है, स्पेशली अगर थोड़ी प्रैक्टिस ना हो उनकी तो मिस्टेक भी होती है काफी। तो जनरल अवेयरनेस की बात करूँ, 21 क्वेश्चन ठीक हुए हैं और 6 क्वेश्चन गलत हैं। 15 मिनट इसको करने में लगे हैं मुझे। और अब अगर ओवरऑल स्कोर की बात करूँ तो आज मेरा स्कोर सिर्फ 220 रहा है, जो कि काफी कम है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा परेशान भी थी कि 220 ही रहा है। बट देखो कम ज्यादा होता रहता है स्कोर, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो सब्जेक्ट हमें अच्छे लगते हैं, जो टॉपिक हमें अच्छे लगते हैं, उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं और कभी कभी नहीं आते। अगर मैं बात करूं जैसे कि जीएस वाले पार्ट में जो मेरा ठीक ठाक है वो है यूपी जीके वाला पार्ट, और स्टैटिक जीके वाला पार्ट थोड़ा ठीक ठाक है, और साइंस वगैरह वाले पार्ट क्वेश्चन हो जाते हैं उस पार्ट के। लेकिन उससे अगर ज्यादा करंट अफेयर वगैरह पूछ ली जाती है तो मेरे क्वेश्चन वो मिस्टेक हो जाते हैं, या फिर मैं उनका अटेम्प्ट ही नहीं करती हूँ। तो जिसकी वजह से स्कोर कम या ज्यादा होता रहता है। तो इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस अपनी तैयारी करते रहना है। तो जो ओवरऑल मैं बात करूँ 220 क्वेश्चन मतलब 220 मेरा स्कोर है, 220.5 300 में से। और इसमें से 115 क्वेश्चन ठीक हुए हैं। गलत जो क्वेश्चन है वो 19 क्वेश्चन गलत हुए हैं और 16 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हैं। सो मुझे देखा है मैंने काफी बार कि आप में से काफी सारे लोग बोलते रहते हो कि दीदी स्कोर बहुत कम आया है। तो देखो स्कोर आपका इसलिए कम होता है क्योंकि आप सभी क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। जो क्वेश्चन नहीं आता, जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, उसको अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका निगेटिव मार्किंग में कटता है फिर। और जितना आप स्कोर करते हो उससे भी कम में चला जाता है स्कोर। तो उस क्वेश्चन को मत अटेम्प्ट क्या करो। अगर कहीं पर आपको 50-50 चांसेस लग रहे हैं कि शायद ये वाला हो सकता है या ये वाला हो सकता है, तब थोड़ा आप रिस्क ले सकते हो कि आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। लेकिन अगर आपको लग रहा है बिल्कुल कि आपको कुछ भी नहीं आता उस क्वेश्चन में, तो फिर उसे अटेम्प्ट मत करो। जिसकी वजह से देखो आप देख सकते हो मैंने क्वेश्चन फालतू अटेम्प्ट नहीं किए हैं। मेरे 16 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हैं जो मैंने बिल्कुल अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं, और 19 क्वेश्चन जो है गलत हैं, 115 क्वेश्चन ठीक है। तो टोटल सिर्फ ये था 220.5 300 में से। बाकी और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे, और अभी तो प्रैक्टिस चल रही है। वैसे एग्जाम को पता नहीं है अभी कब होगा एग्जाम, लेकिन हो सकता है जल्दी हो। लेकिन अभी तो हमारे टीचर्स भी बोल रहे हैं, जैसे मतलब यूपी पुलिस के लिए नहीं बता रही हूँ मैं, बीटीसी के लिए बता रही हूँ। टीचर्स हमेशा बोलते रहते हैं कि अपना बीटीसी का पढ़ते रहो, कभी भी एग्जाम हो सकते हैं। लेकिन एक्चुअल डेट उन्होंने नहीं बताई कब एग्जाम होंगे, तो मुझे थोड़ा सा अपना बीटीसी का भी पढ़ना पड़ता है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ अभी यूपी पुलिस पर, थोड़ा कम ही ध्यान दे पा रही हूँ, जिसकी वजह से मैं सिर्फ रीजनिंग और जीएस वगैरह वाला पार्ट ही कर रही हूँ। तो अभी बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन थे जो अटपटे से थे, जो कुछ मैं बात करूँ जहाँ पर मैं अटक गई थी एक्चुअली में। कुछ क्वेश्चन होते हैं या फिर जहाँ पर हम मिस्टेक कर देते हैं, सिली मिस्टेक से, जो आते हुए भी क्वेश्चन गलत कर देते हैं, उन्हें ही बोलती हूँ मैं सिली मिस्टेक। क्योंकि मतलब जब आपको कुछ चीज अच्छे से आते हैं फिर भी आप उस क्वेश्चन को मिस्टेक करके गलत कर रहे हो, तो वो वाली जो मिस्टेक है। तो अगर मैं बात करते हैं, सबसे पहले एक रीजनिंग का एक क्वेश्चन था। रीजनिंग का एक डाइस वाला क्वेश्चन था। डाइस वाला चैप्टर मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ है काफी, लेकिन फिर भी गलत हुआ। क्योंकि इसमें ना कुछ अलग तरीके से बनाने से दिया होता, पिंक, रेड और ग्रीन करके 3 ये दिए होते हैं इसके अंदर बॉक्सेस में कि ये इसके मतलब सन्निकट वाली जो सतह होंगी। तो मैंने इसका ग्रीन चूज किया था। पता नहीं मैंने कैसे डायग्राम बनाया था इसका, मैंने सोल्व भी करने की कोशिश की। एक्चुअली में इसका मुझे ना वो वाला रूल नहीं पता जिसमें हम ये करके देखते हैं कि कौन से इसकी साइड पर होगा, जब हम देखते हैं कि क्लॉकवाइज चल रहा है या एंटी क्लॉकवाइज है।
ये वाला रूल नहीं पता था, जिसकी वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हुआ। इसमें ब्राउन होना चाहिए था, लेकिन मैंने ग्रीन चूज किया था, इसलिए ये वाला गलत हुआ क्वेश्चन। और अगर मैं बात करूं, कुछ क्वेश्चन तो ना मैथ में हो चाहे फिर रीजनिंग में हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं देखने में तो ऐसा लगेंगे कि कितने ज्यादा बड़े क्वेश्चन है, लेकिन होते एकदम हलवा है। जैसे एक क्वेश्चन था नाव की गति वाला, कि धारा के अनुकूल इतनी और धारा के प्रतिकूल इतनी, तो सीधा फॉर्मूला पता है हमको तो कि दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे अगर हमें स्टार्टिंग वाली चीज की वैल्यू निकालनी होती है, और दोनों को घटाकर आधा कर देते हैं अगर उसमें लास्ट वाली चीज की वैल्यू पूछी होती है। तो इसमें भी दोनों को जोड़कर आई थिंक दोनों को जोड़कर मैंने 2 से भाग किया था, क्योंकि इसमें पूछी हुई थी। मतलब आसान था ये क्वेश्चन, एकदम ऐसे पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, कुछ क्वेश्चन तो इतने इजीली हो जाते हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, अच्छा एक क्वेश्चन था जीके जीएस वाले पार्ट में कि यूपी के अंदर कौन सी जाति है अनुसूचित जनजाति है जो बिजनौर जिले में निवास करती है। तो मुझे वैसे मैंने जनजातियों के बारे में तो पढ़ा है, लेकिन इतना नहीं पढ़ा कि कौन से जिले में स्पेशली रहती है। सिर्फ इतना तो पता है कि ये वाली जनजाति यूपी से रिलेटेड है, या फिर ये जनजाति कौन से मतलब हमारे भारत के कौन से राज्य से रिलेटेड है, इतना तो पता है। लेकिन इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा कि कौन सी जनजाति कौन से जिले में स्पेशली। तो मैंने तो इसका थारू चूज किया था, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि थारू जो जनजाति है उत्तराखंड और यूपी दोनों के तराई क्षेत्र में, मतलब तराई क्षेत्र में पाई जाते हैं, स्पेशली यूपी के तो थारू जनजाति। लेकिन यहाँ पर माहीगीर बताया हुआ था, तो ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था जीएस वाले पार्ट में, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि बिजनौर जो जिला है ये थोड़ा इधर वाली साइड जिला है जो उत्तराखंड की साइड है। तो मुझे लगा था कि क्योंकि थारू उत्तराखंड में भी है और यूपी में भी है, इसलिए शायद थारू जनजाति हो सकती है, लेकिन ये गलत था क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन था, एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। ये वाला क्वेश्चन था, इसमें तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, इसकी तो इतनी इजी ट्रिक बताई है, मुझे नहीं पता मैंने कहाँ से पढ़ी थी, लेकिन सर ने बताया था। जैसे इसमें पूछा है ना कि स्वयं की 4 गुनी हो जाती है, 4 गुनी का मतलब 2 की पावर 2 होता है। तो जो पावर होती है ना 2, उसको गुना कर देते हैं 15 से, जितना भी टाइम दिया होता है। जैसे 15 टाइम दिए हुए, 15 वर्ष दिए हुए हैं, 15 वर्ष में 2 की गुना करनी है, 15 दूना 30, तो 30 इसका आंसर होना था। ये वाला क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बहुत इजीली हो जाता है। अगर आप इसको फॉर्मूले से या फिर अलग अलग इक्वेशन बनाकर सोल्व करने की कोशिश करोगे तो बेवजह का टाइम ले जाएगा, जबकि इसमें टाइम लेने वाला कुछ है भी नहीं। इस क्वेश्चन के अंदर जितना भी हमें दिया होता है ना कि इतनी गुनी हो जाएगी उतनी गुनी हो जाएगी, उसको देखना होता है कि वो कितने की पावर बन रही है। तो बस जैसे 2 गुनी बोल रहा है तो 2 की कितनी पावर बन रही है, जैसे 2 की 2 पावर बन रही है तो उस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जितने भी ईयर दिए होंगे। जैसे 15 दूनी 30, तो 30 हो गया था इसका आंसर। क्वेश्चन ईजी था ये वाला। और एक क्वेश्चन दिया हुआ था, एक तालिका सी बनाई हुई थी कि प्रथम श्रेणी नॉन एसी 900 थे, द्वितीय श्रेणी और नॉन एसी 500 थे। स्टार्टिंग में तो ये वाला क्वेश्चन ऐसा था मैथ का, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया कि इसमें करना क्या, एक्चुअली में क्या बोल क्या रहा है ये। इतनी बड़ी सी इसके अंदर डायग्राम सा ये श्रेणी से बनाई हुई है पूरी, मतलब पूरा टेबल वाला क्वेश्चन था, डाटा इंटरप्रिटेशन अगर मैं बोलना चाहूँ तो इसको ऐसा था ये। बट फिर लास्ट में मुझे समझ आया कि 900 में से जितनी जितनी सीटें खाली रही है ना, जितनी भी नॉन एसी वाली जो सीटें थी सभी दिन के लिए, बस सिर्फ ये निकालनी और सबको ऐड कर देना था, हो गया था ये वाला क्वेश्चन। बाद में मैंने थोड़ा दिमाग से लगाया क्योंकि थोड़ा टाइम बचा लिया था मैंने। और एक क्वेश्चन था, एक कमरे में तिल चट्टे और मकड़ियों की कुल संख्या 65 है, और तो पैरों वाला जो क्वेश्चन होता है ये वाला क्वेश्चन था ये। तो स्पेशली पहले तो मैंने सोचा कि करके देखती हूँ कि क्या आता है, लेकिन मुझे यही नहीं पता था एक्चुअली में कि इनके पैर कितने होते हैं। तो मैंने पता नहीं क्या लेकर मैंने सोच किया था, तो मेरा ये गलत हो गया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था एक्चुअली में कितने पैर होते हैं। मैंने शायद ऐसे किया था, मकड़ी के 6 होते हैं, शायद 8 लिए थे, ऐसा कुछ लिया था, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हुआ था। तो बस ये है कि इसका हमें सिर्फ अब ये भी याद रखना है कि किसके कितने पैर होते हैं, क्योंकि इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है। मुझे लगा नहीं था कि इस तरह का कुछ क्वेश्चन आता होगा, क्योंकि ये तो ज्यादातर मुर्गियां, बकरियां और गाय भैंस की वजह के लिए ही आता है इस तरह का जो क्वेश्चन आता है। तो पहली बार देखा है तिल चट्टे और मकड़ियों के लिए, तो इनके पैरों के बारे में नहीं पता था, तो फिर क्वेश्चन कैसे सोल्व कर सकते हैं हम ये। और एक क्वेश्चन था, एक अजीब सा लगा मुझे, जैसे कि ऊनी कपड़े शरीर को ठंडे मौसम में गर्म रखते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। तो मैंने तो ये पढ़ा था कि ऊनी कपड़े जो होते हैं, ऊनी कपड़ों के अंदर वायु जो है ट्रैप हो जाती है, और जो कि एक कुचालक की तरह काम करेगी, जो कि बाहर की सर्दी को अंदर नहीं आने देगी। या फिर तो मैंने तो इसमें यही कहा, ये वाला चूज किया था कि शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोककर। मैंने कौन सा चूज किया था, नहीं मैंने सी चूज किया था कि बाहरी वातावरण की ठंड को शरीर में पहुंचने से रोककर, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे सीटेट में आया हुआ है, और इसका यही एक्सप्लेनेशन होता है कि जो ऊनी कपड़े होते हैं ना, उनके बीच जो वायु ट्रैप हो जाती है, जो वायु रह जाती है, तो वो एक कुचालक की तरह काम करती है। तो वो मतलब अंदर की जो गर्मी होती है उसको बाहर नहीं जाने देगी, बाहर की जो सर्दी है उसको नहीं आने देगी, ऐसा कुछ है। तो इसलिए मैंने सी चूज किया था, लेकिन इन्होंने बी बताया हुआ है यहाँ पर।
तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। और प्लीज जितने भी मैं क्वेश्चन बता रही हूँ ना, थोड़ा बहुत आप भी एक्सप्लेन कर देना इन सभी को, क्योंकि थोड़ा सा मुझे समझने में हेल्प मिलती है उस चीज से। जब आप अलग अलग अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो ना सभी, तो मुझे थोड़ा सा उस क्वेश्चन को समझने में हेल्प मिलती है। तो आपको कुछ इसका एक्सप्लेनेशन बताओ तो प्लीज बता देना। और अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक क्वेश्चन था कि एक महिला की ओर इशारा कर दे एक लड़के ने कहा, वह मेरी माँ के पति के ससुर की पत्नी की इकलौती बेटी है। पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लिया, लेकिन देखो तो अक्लमंद कितनी हूँ मैं। मतलब गुस्सा तो मुझे इसी बात का आता है ना कि इतनी जल्दी रहती है मुझे खुद पर। बस मुझे यह रहता है कि जल्दी जल्दी कर लूँ, मुझे टाइम बचाना है। क्योंकि टाइम की इम्पोर्टेंस भाई हम ही समझ सकते हैं जो लोग मतलब इसके एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे होते हैं। मुझे टाइम बचाने का इतना रहता है ना, मतलब जल्दबाजी में मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि माँ के पति के ससुर की पत्नी, मतलब पति वाली साइड से जो ससुर पूछे हुए थे, यानी कि तो इस वजह से ये मेरा गलत हुआ ये क्वेश्चन, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया ये कि मम्मी के ससुर नहीं पूछे हैं, पापा के ससुर पूछे हैं। जो पापा के ससुर जो होंगे तो वो होंगे ना मम्मी के पापा होंगे। तो इस वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हुआ। मैंने इसको ये वाला सोच कर किया कि मम्मी के जो ससुर होंगे वो दादाजी लगेंगे, इस तरह से सोच कर किया, जिस वजह से ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। और एक क्वेश्चन था कि रीजनिंग का क्वेश्चन था कि स्वदेशी कच्चे तेल की घरेलू मांग इसके उत्पादन की तुलना में ज्यादा तेज गति से बढ़ रही है। पहला इसका निष्कर्ष था कि कच्चे तेल का आयात अनिवार्य है। दूसरा ये था घरेलू मांग कम की जानी चाहिए। तो इन्होंने तो सी बताया इसका कि यदि या तो निष्कर्ष फर्स्ट होगा या सेकंड होगा। मैंने इसका चूज किया था कि केवल सेकंड हो सकता है, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि पहले निष्कर्ष में बोल रहा है कच्चे तेल का आयात अनिवार्य है। तो कच्चे तेल का आयात अनिवार्य है नहीं है, लेकिन मांग तो उस चीज की है ना, स्वदेशी तेल की है। अगर आप कच्चे तेल का आयात करा रहे हो तो वो स्वदेशी तो नहीं रहेगा ना। इस वजह से मुझे ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया इस चीज में। और मैंने सिर्फ इसका सेकंड वाला चूज किया कि सिर्फ एक ही कर सकते हैं, हम घरेलू मांग को कम करना चाहिए। क्योंकि जब उन्होंने कच्चे तेल का आयात मान लेते हैं कि हम कच्चे तेल का आयात हमने कर लिया, मंगा लिया, लेकिन भाई हमारे देश के लोग हैं वो तो स्वदेशी की बात कर रहे हैं ना, तो और आप बाहर से मंगाने की बात कर रहे हो। इस चीज में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। तो इस क्वेश्चन का एक्सप्लेन कर देना कैसे था ये। और एक क्वेश्चन था कि हाल ही में इसके विरुद्ध मिशन निश्चय कहाँ पर प्रारंभ किया गया है। बहुत ज्यादा तो मुझे नहीं पता था कि कहाँ पर हुआ है, लेकिन मुझे इतना पता था कि जो पंजाब उड़ता पंजाब मूवी आई थी वो इसी चीज पर बेस्ड थी जो इसमें बताया गया है। तो इसलिए मैंने इसका पंजाब टिक किया था, लेकिन मुझे आता नहीं था क्वेश्चन, बस मैंने ये सोच कर ही पंजाब टिक किया था इसका। एक क्वेश्चन था हिंदी का क्वेश्चन था कि विद्यापति किससे संबंधित है। कितना ईजी सा था ये, तो इनको मैथिल कोकिल भी बोला जाता है। तो विद्यापति के लिए मैथिली लिख दिया था, मतलब मैथिली वाला ऑप्शन था। और एक क्वेश्चन था जीके वाला पार्ट में जो कि गाने से रिलेटेड था। आई होप कि आप समझ गए होंगे कौन सा क्वेश्चन था। ये था कि उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जो कि है बरेली, क्योंकि आप सभी ने भी वो गाना सुना होगा, सुरमा बरेली वाला आंखों में ऐसा डाला। तो वो वाला क्वेश्चन से मतलब तो अच्छा है ना कि ऐसा गाना बना हुआ है, तो इजीली याद हो गया था मुझे भी। स्टार्टिंग में मैंने ही ऐसे याद किया था कि सुरमा का जो उद्योग है ये बरेली इसके लिए फेमस है, तो ये इसलिए याद हो गया था। कहीं ना कहीं जब भी आप कुछ भी चीज या मतलब जो याद करने वाली चीज होती है ना, स्पेशली यूपी जीके में बहुत जल्दी से याद नहीं होता है, तो उनको कुछ ना कुछ ट्रिक से कुछ ना कुछ लॉजिक, अगर मैं बोलना चाहूँ सीटेट वाली लैंग्वेज में, कि निमोनिक बना के याद करने की कोशिश किया करो, इजीली याद हो जाते हैं। और एक क्वेश्चन था मैथ के अंदर की 200 से 285 तक की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हैं। तो मुझे नहीं पता आप सभी ने किस चीज से किया होगा ये, लेकिन मैंने ये किया था समांतर श्रेणी के जो क्वेश्चन होते हैं ना उस तरह से किया था मैंने इसको। जो समांतर श्रेणी का फॉर्मूला होता है ना, TN बराबर A + n - 1 × D, ऐसे किया था मैंने ये वाला क्वेश्चन, और हो गया था आराम से। तो समांतर श्रेणी वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, तो मैं ये बोल रही थी हाँ कि समांतर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, ये वाली जो गुणात्मक श्रेणी होती है ना, इनको पढ़ लेना। क्योंकि अगर मैं बात करूँ 17 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्जाम था और समांतर श्रेणी से क्वेश्चन आया हुआ था। अगर मैं बात करूँ तो कोई अलग से पढ़ाता नहीं है इस चैप्टर को, क्योंकि मैंने आदित्य रंजन सर की भी क्लासेस ली हुई हैं, तो समांतर श्रेणी से उन्होंने भी क्वेश्चन नहीं कराए और RW पर भी नहीं आई थिंक। तो ये वाला जो चैप्टर है इसको अलग से पढ़ लेना। समांतर श्रेणी से क्वेश्चन आते हैं और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं नंबर सिस्टम के अंदर, तो ये वाला जो पढ़ लेना समांतर श्रेणी वाला क्वेश्चन। और अगर मैं बात करूँ एक क्वेश्चन था मैथ का कि धीरज एक निश्चित दूरी को 5 घंटे 22 मिनट में तय करता है, ये जो पूरा था सब कुछ। तो स्टार्टिंग में मैंने सॉल्व किया, ये हो ही नहीं रहा था कि क्या करूँ इसमें, ऐसे मतलब बटे में दी हुई है 3/4 भाग को इतना दूरी से तय किया, इसको इतने से किया। तो फिर मैंने एक नॉर्मल डिस्टेंस को 4 मानना, उसके बाद उसका 3/4 निकाला, उसके बाद 3/4 निकालने के बाद जो शेष बचता है 1/4 वो निकालना, तब ये आराम से हो गया था। उसके बाद एक इक्वेशन बनी, इक्वेशन से x की वैल्यू आ गई थी आराम से। स्टार्टिंग में तो क्योंकि हम जब भी देखते हैं ना इस तरह क्वेश्चन, कोई पॉइंट वाला क्वेश्चन हो, दशमलव वाला क्वेश्चन हो, फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन हो, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। इसलिए अगर कोई क्वेश्चन फ्रिक्शन में होता है ना,
तो उसकी एक फिक्स वैल्यू मान लिया करो, और वो भी वो ऐसी वैल्यू माननी है जो उससे कट जाए। जैसे 1/4 दिया हुआ था, तो हमने इसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू मैंने तो 4 ही मान ली थी, क्योंकि 1/4 है ना, 4 से कट जाएगा ये। तो ये हो गया था ये वाला क्वेश्चन। और इसके बाद एक जीएस का क्वेश्चन था कि गुलामगिरी के लेखक कौन है। तो वैसे मुझे नहीं पता था कि इसके लेखक कौन है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि देखो, पेरियार तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि केरल के अंदर है, महात्मा गांधी जी ने इनकी जो मैंने जहाँ तक किताबें पढ़ी हैं उसमें तो ऐसा कुछ नाम नहीं था। और B.R. अम्बेडकर जी की भी मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई किताब होगी। लेकिन ज्योतिबा फूले जी के बारे में मैंने पढ़ा है कि कहीं ना कहीं इनका जो काम था, मतलब इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में काफी, मतलब इस तरह का, मतलब स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे ये ज्योतिबा फूले जी, मतलब देशभक्ति के लिए काफी हुआ था। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं बुक का नाम भी ऐसा था, गुलामगिरी, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड जरूर हो सकती है बुक, तो इसलिए ये वाला चूज किया था मैंने। बाकी मुझे इतना ज्यादा श्योर नहीं थी कि मैं ये किसकी बुक है। और देखो, एक क्वेश्चन था मैथ का कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है और पुराने मूल्य पर लाने पर इसकी कितनी वृद्धि करनी होगी। अच्छा खासा सोल्व भी कर लिया और आंसर भी आ गया मेरा, बहुत अच्छे से हो भी गया, लेकिन टाइम बचाने के चक्कर में इतनी जल्दी होती है ना। सो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, बस ऐसे ही फिर फालतू में ही गलत हो गया मेरा। अच्छा खासा मैंने इसको पूरा सोल्व भी कर लिया, निकाल भी लिया, इतना इजी क्वेश्चन था। लेकिन वो जल्दबाजी में होता है ना, देखने के फर्क में कि 9 सही 1/11 लिखा और मैंने 11 से 1/9 लगा दिया, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हुआ मेरा। तो बस इतना ही था, ये सभी क्वेश्चन थे जहाँ पर मुझे थोड़े से अटपटे से अजीब से लगे, जहाँ पर मैं अटक गई थी। बाकी अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको दोबारा एक बार स्कोर बता देती हूँ। 220.5 था 300 में से, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्कोर कम है, तो स्कोर इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें जब रियल एग्जाम में देते हैं तो हमें गोले भी भरने होते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो ये स्कोर काफ़ी डिक्रीज हो जाता है हमारा। तो हमें थोड़ी कोशिश करनी होगी कि थोड़ा और बेहतर कर सकें हम इन सभी स्कोर से। तो आई थिंक 220 प्लस तो रहना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम फिर इसको एग्जाम में करेंगे तो फिर तब जाके थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा और बेहतर करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा ध्यान देंगे। जितने भी जो भी आप मॉक टेस्ट देते हैं ना, उससे ये चीज़ जरूर ध्यान रखा करो कि उसमें किस सब्जेक्ट में आपका क्या स्कोर रह रहा है, किस में थोड़ा वीक पॉइंट लग रहा है। जिस भी सब्जेक्ट में वीक पॉइंट लगता है, उस वाले सब्जेक्ट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। और जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, अपना एक्सप्लेनेशन बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।